ओके तो अभी हम लोग आज एकदम एक जोरदार टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में जो भी एग्जाम्पशंस हैं सब डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। ओके, बस ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक्स बता देते हैं। इनकम टैक्स के अंदर एग्जाम्पशंस के ऊपर जो चैप्टर 3 होता है उसका सेक्शन, सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पशंस के ऊपर याद रखो कौन सा सेक्शन नंबर है 10। एमसीक्यू में पूछा एग्जाम्पशंस के ऊपर कौन सा चैप्टर, तो बोलोगे चैप्टर 3 मतलब रोमन 3, और बोलोगे सेक्शन कौन सा, तो बोलोगे 10। ये याद रख लो। अब सेक्शन 10 में बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं। सबसे पहला क्लॉज सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1, देखो इधर येलो कलर में अंदर में देखो क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 10, इसको सब सेक्शन 1 नहीं क्लॉज 1 बोलेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पशन है 10 क्लॉज 1 एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर मैं बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रीन बॉक्स, ठीक है, मैं वहां सब लिखा है मैंने, मैं बोलते हैं ध्यान सुनो। एग्रीकल्चर इनकम अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, but you have to understand that this income tax that we are reading, income tax act 1961, is a central level law। central level law मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो हम लोग के सिलेबस में है, उसमें तो हम लोग को यही पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, हाउएवर याद रहे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स है और वो इनकम टैक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से कानून बना रखा है और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। मैंने दो कानून का नाम भी तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बंगाल इनकम टैक्स एक्ट 1944, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1962। देख रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स देती है, उनका कानून अलग है। ये एक बात आप समझ लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है, इनकम टैक्स का जब फाइल बनाओगे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, पर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स देता है। इंपॉर्टेंट, इस एक स्टूडेंट को फील हो रहा होगा सर ये तो मतलब थोड़ा गलत हो गया कि यहां बोल दिया एग्जेम्प्ट पर वहां तो ले ही लिया कान पकड़ के टैक्स। देखो मैं बता देता हूं, इसका कुछ कारण है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। हमारा जो देश है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे चलता है। टॉप में सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर इसके अलावा स्टेट्स है और हर स्टेट के अपने गवर्नमेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि पूरे भारत का जो क्लाइमेट है वो एकदम अलग है। नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से वेस्ट क्लाइमेट एकदम अलग है, सॉइल क्वालिटी अलग है। इसीलिए हर स्टेट में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। कहीं ये क्रॉप ज़्यादा होता है, कहीं दूसरा क्रॉप ज़्यादा होता है, कहीं कॉटन ज़्यादा है, कहीं शुगर केन ज़्यादा है, कहीं पोटैटो ज़्यादा है, कहीं राइस ज़्यादा है, कहीं व्हीट ज़्यादा है, इस तरह से। दूसरी बात, एक तो ये क्लाइमेट और सॉइल का फर्क बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से क्रॉप्स अलग अलग है। दूसरी बात है क्रॉप का एक सीजन होता है। ओके, आपको पता होगा क्रॉप का एक सीजन है, आप हर समय हर चीज नहीं उगा सकते। तो अपने देश में क्रॉप सीजन भी एक नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे ही छोड़ दिया कि आप ही अपने देश के, अपने स्टेट के, अपने राज्य के हिसाब से जो भी आपको सही लगता है एग्रीकल्चरल कंडीशन के हिसाब से आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनसे कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात आपको बता देता हूं, इवन इन द स्टेट लेवल पे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है वो बहुत कम होता है, वो ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत कम होता है, बहुत काफ़ी रीजनेबल होता है। जैसे इनकम टैक्स अपने यहाँ 30% के रेट पे देते हैं, वहाँ उतना नहीं है, वहाँ कम होता है। अब स्टेट टू स्टेट वो वेरी करता है। अब एक स्टूडेंट का सपोज इच्छा है कि सर हम लोग को प्लीज़ आप महाराष्ट्र एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पढ़ाओ, वो सिलेबस में नहीं है। अगर तुमको पढ़ना है तुम अलग से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो, पर वो दूर दूर तक हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सारे के सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं, स्टेट लेवल का टैक्सेस अपने को नहीं पढ़ना है। ओके, ये खाली मैंने नॉलेज के लिए बताया। दूसरा एक मैं तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, एक बम फोड़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपने को ऐसे मुंह पे लगता है कि ओ वाओ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। आगे जाके जब मैं तुमको उसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा तब तुमको खुद पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो खाली एक छलावा था, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर इनकम में एग्जेम्पशन देके हमें जो स्लैब का बेनिफिट मिल रहा था वो हमसे छीन लिया, ये तुमको पता चलेगा। तो ऐसे एग्रीकल्चर इनकम पे ना ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम तुमने देखा और उसको सीधा उड़ा दिया कि ओ इसको तो एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम में ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है, वहाँ पर टैक्स का जो कंप्यूटेशन है वो इस तरह से होता है ना कि एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट आप उठाते हो तो आपको जो एक वो बेसिक स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिलता है ना, जैसे कि इंडिविजुअल में तुमको मालूम है कि 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक टैक्स नहीं है। तो जो स्लैब का एडवांटेज है और फिर 2.5
लाख से लेके 5 लाख तक जो 5% टैक्स रेट लगता है, वो जो 2 एडवांटेजेस है ना वो उड़ जाते हैं। इस तरह का इसका कंप्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये पहले से दिमाग में डाल लो कि लग रहा है एग्जाम्पशन है, बट नहीं, उतना ज़्यादा एग्जाम्पशन नहीं है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स देगी, दूसरा यहाँ पर भी आप जिस तरह से कैलकुलेशन करवाओगे उससे स्लैब का बेनिफिट खत्म हो जाएगा लगभग। कमिंग टू नीचे, अब एग्रीकल्चर इनकम में सर क्या होता है क्या नहीं होता। देखो एग्रीकल्चर इनकम में इन्होंने 2 तरह के लोगों को कंसिडर किया है, मैं लिख रहा हूं। एक है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का सीधा मतलब है किसान, जो बीज बोता है, फसल उगाता है, किसान, कल्टीवेटर। और दूसरा है, ये एक दूसरी कैटेगरी है, लैंड होल्डर। ये सब मैं थोड़ा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आजकल टैक्स के पेपर्स वगैरह में थ्योरी ज़्यादा आती है, तो मल्टी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लिखने में वगैरह में तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, वरना तुमको फिर ये सब कुछ बातें घर में समझ में नहीं आएंगी। तो मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। लैंड होल्डर वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या, सुनो। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरिया में, और रूरल एरिया में क्या होता है ना, जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी, यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी, और इवन अ टियर 2 और टियर 3 सिटी। तुमने मोस्ट प्रॉब्ली, बहुत कम चांसेस है कि तुमने एग्रीकल्चर को क्लोजली देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा, अगर तुमने देखा है तो यू हैव बीन लकी इनफ, बट मैंने तो एग्रीकल्चर को क्लोजली नहीं देखा। पर होता क्या है, रूरल एरियाज में सबके पास ज़मीनें होती हैं, हम लोगों के पास ज़मीनें नहीं होती, उनके पास ज़मीनें होती हैं, एकदम खेती का पूरा ज़मीन, बड़ा बड़ा ज़मीन होता है, जिसमें वो लोग खुद जाके फार्मिंग नहीं करते, फार्मर्स लोग को दे देते हैं और उनसे रेंट ले लेते हैं। फार्मर को बोला कि भाई ये मेरा इतना बीघा ज़मीन है, तुम इस पर खेती करो, और तुम मेरे को क्रॉप सीजन जब खत्म होगा तो उस वक्त तुम हमको इतना क्रॉप्स या इतना रुपया रेंट के एवज में दे देना, ठीक है, इस तरह का। तो गवर्नमेंट ने उस तरह की इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम माना है। तो गवर्नमेंट ने दोनों को बख्श दिया, कल्टीवेटर को भी बख्श दिया, लैंड होल्डर को भी बख्श दिया। अगर कोई लैंड होल्डर फार्मर को अपनी ज़मीन दे रहा है रेंट बेसिस पे कि उस पर खेती करो और बदले में मेरे को फसल दे देना या फसल का कुछ हिस्सा दे देना, तो दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी। जैसे फार्मर से फसल ले लिया तो वो काइंड हो गया, इन काइंड। अब एग्रीकल्चर इनकम का इन्होंने डेफिनेशन दिया है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 है। इट मे बी, ध्यान से, हाँ, इट मे बी रेंट, नंबर 1। अभी बोला ना, लैंड होल्डर लोग क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं अपनी खेती की ज़मीन को, या रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। रेंट मतलब रेंट या रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड का मतलब है, रेंट का मतलब तो हो गया फिक्स्ड अमाउंट कि हमको महीने का इतना चाहिए या साल का इतना चाहिए, दैट इज रेंट। रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड का मतलब हो गया कि फार्मर को वेरिएबल रख दिया। वेरिएबल कहने का मतलब है फिक्स्ड रेंट नहीं है, आप खेती करो, बिकॉज खेती में जो फसल का उत्पादन होता है, क्रॉप का जो आउटपुट होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो मतलब जो भी क्रॉप आप ग्रो करोगे उसका हमको 40% दे देना, तो दैट्स लाइक अ वेरिएबल। तो वो रेंट नहीं हो गया, एक रेवेन्यू फ्रॉम लैंड हो गया, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। दैट्स फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब एक फॉर एग्जाम्पल है, मान लो कि गाँव के अंदर कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें खेत टाइप की है, और बहुत ही सुंदर इलाका है, देखने में एकदम नेचुरल ब्यूटी है। तो मूवी प्रोड्यूसर लोग आए उसके पास और बोले कि भाई यहाँ पे हीरो हीरोइन गाना गाएगा, मूवी का शूटिंग होगा, नाचेगा वो लोग, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग जो भी दिखाएंगे वगैरह, आप हमको इसके लिए 1 महीने के लिए अपना ये ज़मीन दे दो। तो अ लैंड विच इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड is not being used for agricultural purpose, it is being used for movie shooting। तो मूवी शूटिंग से जो किराया उसको मिलेगा लैंड होल्डर को, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इन्होंने क्लियर बोला है इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। जो रेंट आपको मिल रहा है लैंड से, वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मिलना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट एक ऐसा है जो हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या कि आप अपनी ज़मीन फार्मर को दे के रेंट ले सकते हो, नहीं तो ये पता भी नहीं चलता। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, बोला ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। सेकंड पॉइंट कॉमन सेंस है, वो हम सब जानते हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। लैंड के ऊपर जो आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करते हो, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। एक होता है बीज बोना, सोइंग द सीड, ठीक है, ग्रोइंग, टिलिंग ऑफ द लैंड का मतलब होता है जैसे ज़मीन के ऊपर वो पूरा ट्रैक्टर चलाते हैं और सीड डालते हैं, उसको बोलते हैं सोइंग एंड टिलिंग द लैंड। उसके बाद क्रॉप्स ग्रो होती है, वाटर देना पड़ता है, फर्टिलाइजर वगैरह करना पड़ता है,
जब ग्रो कर जाती है तो काट के उसको अलग करते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको सीधा काटा और बाजार में जाके बेच सकते हैं, ओके। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको काटने के बाद आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते, उसमें आपको क्योरिंग करना पड़ेगा। क्योरिंग का मतलब होता है यू हैव टू डू समथिंग। जैसे चावल है तो खेत से चावल ऐसे थोड़ा निकलता है लम्स और ग्रेन्स ऑफ राइस, ऐसा नहीं होता। खेत में पैडी ग्रो होता है, पैडी मतलब धान का, आपने वो देखा होगा सिंबल, ठीक है। तो खेत में धान या पैडी होता है, उसको पूरा क्योर कर करके उससे ग्रेन्स ऑफ राइस निकाले जाते हैं। सेम अप्लाइज फॉर वीट ऑल्सो। तो दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। आप अगर धान से चावल निकाल रहे हो या गेहूं निकाल रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है। इसके अलावा कुछ होते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जैसे होता है टी, कॉफी, रबर। टी, कॉफी, रबर, ये तीनों होते हैं कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में तो बहुत प्रोसेस होता है। जैसे चाय और कॉफी में खाली वो ग्रो करके निकालने से नहीं होता, इट हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेसेस, तब जाके वो कॉफी कंज्यूमेबल होता है या टी कंज्यूमेबल होता है। तो वहां पे थोड़ा सा एग्रीकल्चर के साथ बिजनेस प्रोसेसिंग भी आ गया। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा अलग ज्ञान बना रखा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कॉफी पूरा ग्रो करके और उसको प्रोसेस करके कॉफी पाउडर बना के बेच रहे हो बाजार में, तब हम सर्टेन परसेंटेज को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और सर्टेन परसेंटेज को आपका बिजनेस इनकम मानकर टैक्स लगाएंगे उस पर। तो कैश क्रॉप्स के केस में ऐसा आ जाता है कि यू हैव सर्टेन परसेंटेज, मेजर परसेंटेज एज एग्रीकल्चर इनकम एंड थोड़ा सा बिजनेस इनकम जो कि टैक्सेबल है। 3 नंबर, ये भी जबरदस्त है, एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग फार्म हाउस। अच्छा, ये बिल्डिंग फार्म हाउस सर क्या बोल रहा है, मतलब ये समझ में नहीं आया, बता रहा हूं मैं। देखो, खेतों के बगल में ही एक शेड टाइप का बना हुआ रहता है। खेतों के बगल में ही एक शेड टाइप का बना हुआ रहता है जहां पे जाके फार्मर्स लोग रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सामान रख सकते हैं। तो उसको कहा जाता है ड्वेलिंग यूनिट। ड्वेल का मतलब क्या होता है, रहना। तो जैसे खेत के बगल में एक ड्वेलिंग यूनिट है जिसमें फार्मर लोग रह रहे हैं, मतलब वो वहीं, मतलब ऑफिस जैसे मेरा ये ऑफिस है, मैं क्लासरूम जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे फार्मर को भी देखो ऑफिस टाइप का जगह चाहिए खेत के बगल में। अपने घर तो बाद में जाएगा, खेत के बगल में रह लिया, सो लिया, खा लिया, तो वो हो गया ड्वेलिंग यूनिट। या फिर स्टोरेज यूनिट, गोदाम टाइप का बनाया हुआ है, खेत के बगल में बड़ा सा एक गोदाम बना दिया ताकि जो भी फसल वगैरह कटे जाके गोदाम में रख दिया, तो स्टोरेज यूनिट। तो इनका भी जो किराया है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम में 3 चीज आया, फर्स्ट रेंट फ्रॉम द लैंड, सेकंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस एंड थर्ड बिल्डिंग फार्म हाउस। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सरी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सरी। नर्सरी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे चावल वगैरह होते हैं ना, इनका जो खेती है, तुम ऐसे यूट्यूब में भी देख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, खेत को स्क्वायर कलर के पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, रेज्ड स्क्वायर टाइप के पोर्शन में, और उसमें पानी भर दिया जाता है और उसमें बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब बड़े मतलब स्क्वायर्स बना दिए, पूरे खेत को स्क्वायर्स चेक्स में डिवाइड करके उसके अंदर पानी भर दिया जाता है, एक एक स्क्वायर के अंदर, उसमें चावल बो दिया जाता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब अंकुर फूट जाता है, उसका सीड सैपलिंग बन जाता है, मतलब सीड समझते हो, बीज, सैपलिंग मतलब होता है कि अंकुर फूट गया है चावल से। तो अब वो नर्सरी में थोड़ा ग्रो होता है, जब वो थोड़ा सा ग्रो हो जाता है नर्सरी से, तब फिर उसको वहां से लेकर जाके सूखे खेत में अलग से बो दिया जाता है, ठीक है। तो नर्सरी जैसे हम लोगों के लिए नर्सरी का मतलब क्या होता है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कि हम लोग को स्कूल में डालने के पहले प्री स्कूल में डाला नर्सरी में, ताकि हम लोग स्कूल के लिए प्रिपेयर हो सकें। किसी भी जो पैदा बच्चा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का, उसको नर्सरी में क्यों डालते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सोशल स्किल्स बिल्ड हो जाए, सबके साथ, लोगों के साथ रहना सीख जाए और बच्चों के साथ, ताकि कल स्कूल में जाए तो दिक्कत नहीं हो। थोड़ी सी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, एनालिटिकल स्किल थोड़े से उसके बिल्ड हो जाते हैं सबके साथ, यही पर्पस है। वैसे ही राइस की खेती में ये होता है कि पहले राइस के सीड्स को थोड़ा ग्रो करा के अलग से नर्सरी बेड्स में रखते हैं, फिर वहां से हटा के प्रॉपर खेत में बोते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन डाला गया इसी के अंदर और बोला गया कि इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीड्स ग्रोन इन अ नर्सरी इज ऑल्सो अ बिजनेस इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन है, दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिल्ड्स योर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चीज आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी गुड एंड ईजी फॉर यू, इससे समझ में आएगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ये आपको काफी हेल्प करेगा। नंबर 1, ग्रोइंग
जूट, कॉटन वगैरह, इसको भी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, वो तो मैंने बताया। जैसे कैश क्रॉप होता है, टी, कॉफी, रबर, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, उसमें मेजर परसेंटेज को एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, पॉट्स मतलब होता है जैसे फूलों के पॉट्स, फ्लावर पॉट्स आपको दिखते हैं ना, बिकते हो, बोला वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगा। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, सीड्स बेचा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। 4, डिन्यूडेड फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट वाला पॉइंट जो मुझे समझाना है, आप ध्यान से सुनो। एक पूरा बना बनाया फॉरेस्ट ऑलरेडी है, जहां बड़े टीक के पेड़ ग्रो कर रहे हैं, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो आपने जाके नहीं लगाया, वो पेड़ बने हुए पहले से ही हैं। अगर आप उसको काट काट के बेचते हो, उस पेड़ को काट के बेचते हो, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इन्होंने बोला एग्रीकल्चर इनकम वो है जहां आप अपनी तरफ से आपने कुछ ह्यूमन एफर्ट या ह्यूमन लेबर लगाया हो, अपने आप पहले से उगा हुआ पेड़ है, पूरा फॉरेस्ट है, उसको काट के अगर आप बेच रहे हो, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। परंतु सपोज एक फॉरेस्ट है जो डिन्यूडेड, डिन्यूडेड का मतलब होता है जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जिसमें पहले से वो पेड़ जो थे काटे जा चुके हैं, आपने अलग से आप वहां पे बीज बोते हो, पूरा पेड़ बड़ा करते हो, फिर काट के बेचते हो, देन दैट विल बी एग्रीकल्चर इनकम। तो पॉइंट 4 इसको थोड़ा सा कर दो स्टार। इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन, आपने ग्रो किया है ऑन डिन्यूडेड फॉरेस्ट, डिन्यूडेड मतलब फॉरेस्ट जहां से पूरा पेड़ काटा हुआ था, जिससे पेड़ काट के हटा दिया था। आज इतना सारा प्लाईवुड का बिजनेस है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पोडियम में भी तो प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड तो बना तो पेड़ ही से है ना, तो पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ उगाए भी जाते हैं, तो अगर उगा के आप काट रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। ये देखो अब 6 नंबर पढ़ो, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोन स्पॉन्टेनियसली, अपने आप फॉरेस्ट तो अपने आप ही पेड़ उगा हुआ है, इसमें तुमने जाके थोड़ा उगाया है, तो उसको अगर काट के बेचोगे तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। 5 नंबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब वो होता है ना, तुम्हारे घर में अगर थोड़ा सा तुमने बना रखा हो, विंडोज वगैरह पे होता है ना, जैसे पॉट्स रखे हुए और क्रीपर पेड़, मनी प्लांट जैसे, तो बोला वो सब ग्रो करना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आपने अपना लैंड किसी कैटल ग्रेजिंग, जैसे आपकी ज़मीन है आपके पास बहुत बड़ी, उसमें ग्रास उगा हुआ है, और आप जो कैटल मतलब जैसे जो लोग भी कैटल का बिजनेस करते हैं, कैटल काम करते हैं, उनको आपने अपना जगह दिया हुआ है, ज़मीन दिया हुआ है कि वहाँ पे आके ग्रेजिंग कर सके, काउ ग्रेजिंग हो सके, वो लोग कैटल जो है वहीं पे आके ग्रास खाता है, तो दैट इनकम, दैट रेंटल इनकम इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम बैम्बू, दैट्स ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, अगर सिर्फ आप बैम्बू काट के ऐसे बेच रहे हो वो नहीं, आप ग्रो भी करवाते हो, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर बहुत, अगर आपकी फर्म है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, और वो एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका एग्रीकल्चर इनकम है, तो ऐसे फर्म से पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, वो सब कुछ भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर from a firm which is engaged in agricultural operation is an agriculture income। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, जिनका एग्रीकल्चर इनकम होता है, तो वो लोग अगर अपने पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन भी देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम, बट दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर कंपनी। अगर कंपनी है और कंपनी में डायरेक्टर्स को आप, कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस में है, कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम है, और कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दे रहा है या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहा है, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय पार्टनर, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब पार्टनर को आप जो भी दो एग्रीकल्चर इनकम है, पर अगर कंपनी में डायरेक्टर को दे रहे हो या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कुछ एग्जांपल, वेरी सॉलिड, ये नंबर 1 में भी आप कुछ आइटम्स देखोगे, ये भी खाने पीने से ही संबंधित है, परंतु इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक मतलब जैसे बफेलो वगैरह, ठीक है, गोट। पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन एंड एग, बहुत बड़ा बिजनेस है, पर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। फिशरीज को भी नहीं मानते, डेयरी फार्मिंग को भी नहीं मानते। सैलरी रिसीव्ड, अगर कोई बंदा किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, अब वो बिजनेस कैसा भी हो, ये बिजनेस जो है कैसा भी हो, चाहे फर्म हो चाहे कंपनी हो, एक बिजनेस एंटिटी जो एग्रीकल्चर बिजनेस में एग्रीकल्चर इनकम है,
वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी अगर देता है तो एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता सरकार को कि देखो मैं तो जहाँ काम करता हूँ वो एग्रीकल्चर होता है तो मेरे को जो सैलरी इनकम मिला वो भी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो नहीं चलेगा। आपकी चाहे फर्म है चाहे कंपनी है, एम्प्लॉय को जो तनख्वाह आप दोगे वो तनख्वाह टैक्सेबल है, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। 4 नंबर, नमक का जो प्रोडक्शन होता है, नमक का प्रोडक्शन क्या होता है, समुद्र के पानी को लॉक कर दिया जाता है और वो अपने आप ही वेपराइज होता है, सॉल्ट इज लेफ्ट एंड देन इट इज प्रोसेस्ड, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, ये बहुत पूछते हैं लोग कि किसी की मलेशिया में ज़मीन है, नेपाल में ज़मीन है, वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है, तो फॉरेन ज़मीन से एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है क्या नहीं आता है। अब ये तो सैपलिंग्स वाला वही है, मैं बता चुका हूँ राइस का एग्जाम्पल लेके। अब मैं तुमको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा इसमें। ये हैं कैश क्रॉप्स, रबर, कॉफ़ी, टी, इनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डिमांड एंड सप्लाई से निकलती है और काफ़ी ऊंची कीमत पे बेचा जाता है, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। इनमें अक्सर प्रोसेसिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ग्रो करना तो है ही, पर ग्रो करने के बाद प्रोसेसिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है टू सेल इट एज अ हाई प्राइस मार्केटेबल कमोडिटी। तो उसमें प्रोसेसिंग का पार्ट ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि चलिए इसमें जो भी आपका इनकम होगा उसको हम लोग एक रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मेजर रेशियो जो है उसको एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और माइनर रेशियो जो है हम लोग बता रहे हैं उसको बिजनेस इनकम मान के उस पर टैक्स लगाएंगे। तो अगर आपको रबड़ के बिजनेस से, कॉफी से या टी से इनकम हो रहा है तो उसका जो आपको परसेंटेजेस दिख रहे हैं 65, 75, 60, 60, दैट्स एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, और जो डिफरेंस परसेंटेज है दैट इज टैक्सेबल, वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। मैं इस पर सम्स कराऊंगा, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर में आ जाएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से एकदम। ठीक है ना, अभी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को। सबसे पहले इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। ठीक है, रबर भी तो पेड़ से लेटेक्स निकाल के बनाया जाता है ना। सेकंड, कॉफी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में बोला है ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी, सिर्फ 2 काम। दूसरे में बोला है ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग। क्योरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कॉफी का जो पौधा जो आया उससे काट के पूरा अलग करके, वो होता है क्योरिंग। रोस्ट करना मतलब तुम देखते हो कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी का अगर तुमने कभी घर में पाउडर आया हो देखोगे एकदम ड्राई पाउडर होता है, चूरा ऐसा, या अगर तुम कभी सीसीडी वगैरह में जा रहे हो तो उनके पास कॉफ़ी के बीज होते हैं, वो तुम मांग सकते हो, देख सकते हो, इतना छोटा होता है एक्चुअली। ठीक है, इतना छोटा सा होता है और बहुत ही गंदा होता है। मतलब अगर तुम जैसे हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है नेस्कैफे का इतना सुंदर सा बड़ा बड़ा साइज, वैसा नहीं होता। इट्स वेरी स्मॉल एंड उतना कोई लुक्स में भी अच्छा नहीं होता, बट इट्स हार्ड एंड ड्राई, तो उसको रोस्ट किया जाता है। एंड देन लास्ट है ग्राउंडिंग, मतलब होता है उसको मतलब पाउडर करना, तोड़ तोड़ के चूर करना। तो अगर ग्रोइंग एंड क्योरिंग है तो मतलब इट इज मोर टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल साइड, इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर का परसेंटेज ज़्यादा है। 75% को हम एग्रीकल्चरल ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग कर रहे हो तो मतलब प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम रहेगा, 60। ठीक है, टी का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है तो सीधा 60%। ओके, तो ये परसेंटेजेस एमसीक्यू में हम लोगों से पूछे जाएंगे, पीछे एमसीक्यूज है उसमें आपको दिख भी जाएगा, थोड़ा याद भी रखोगे तो अच्छा रहेगा। रबड़ के केस में क्या था, 65, 35 एकदम टॉप। ओके, कॉफ़ी में सर 2 कैटेगरी है, खाली ग्रोइंग क्योरिंग कर रहे हो तो आप 75% ले लो, 75-25, और अगर 4 काम कर रहे हो मतलब मोर प्रोसेसिंग है तो 60-40, टी में 60-40। ओके, अच्छा, ऐसे अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, मैंने बताया ना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लोग को जो भी आप 2 साल पार्टनर को सैलरी कमीशन वो सब भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो अगर कोई फर्म है जो टी बिजनेस में इन्वॉल्व है, टी में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो पार्टनर को जो सैलरी मिलेगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, पर उसका भी 60-40 करना पड़ेगा। जैसे फर्म के टी वाले एग्रीकल्चर इनकम का 60-40 होगा, पार्टनर को मिलने वाले सैलरी का भी वही 60-40 करके वैसे करेंगे। ग्रेट, अब ये हो गया कॉम्पोजिट बिजनेस, इसका नाम देखो क्या, कॉम्पोजिट बिजनेस, ग्रोइंग प्लस प्रोसेसिंग। ये कैश क्रॉप्स नहीं है, ये अलग चीज है।
कैश क्रॉप के केस में तो गवर्नमेंट ने परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर दिया, एकदम स्टैंडर्ड कैश क्रॉप्स है, टी कॉफी रबर, बोल दिया इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर, इतना बिजनेस इनकम। बाकी सारे बिजनेसेस में जनरली मार्केट में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ ग्रोइंग करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ग्रोइंग के बाद प्रोसेसिंग भी अलग से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा और बिजनेस इनकम कितना मानेंगे, उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला पकड़ा दिया है, ठीक है, एकदम साफ। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, और इसका एक सम्स भी है, देखेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल समझो। एक फार्मर है, बहुत बड़ा फार्म है, और वो शुगर केन ग्रो करता है, शुगर केन। तो अगर उसने शुगर केन ग्रो करके काटा और बाजार में बेचा, या जाके किसी शुगर मिल में बेच के आ गया, किसी शुगर फैक्ट्री में बेच के आ गया, तो इस केस में तो ये बंदे का पूरा इनकम आप एग्रीकल्चर इनकम ही मानोगे। हाँ, वो मैं चेक कर रहा था साउंड, क्या बोल रहा था लास्ट में। हाँ, एक फार्मर जो है वो शुगर केन ग्रो करता है और काट के किसी चीनी मिल को बेच के आ जाता है। तो इस केस में तो दिस इज प्योर एग्रीकल्चर इनकम, आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। सपोज उसका टोटल ग्रो करने का उसका कॉस्ट लगा, मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ट्रैक्टर का खर्चा होता है, बीज का खर्चा होता है, फर्टिलाइजर का खर्चा होता है, सो मेनी एक्सपेंसेस। तो लेट्स से द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द शुगर केन वाज, एक बार मन से बोल रहा हूँ, 5 लाख रुपया, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो शुगर केन बेच के आया, उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख। तो उसकी कमाई कितनी हुई? 5 लाख रुपया। 10 लाख मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग इज 5 लाख, तो डिफरेंस 10 माइनस 5 लाख इज एग्रीकल्चर इनकम। तो वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, आउट। लेकिन सेकंड कैटेगरी सोचो, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे बलरामपुर चीनी मिल, बहुत बड़ा कंपनी है, शुगर का है, वो बहुत सारा काम करता है। वो लोग खेत भी ओन करते हैं, शुगर केन खुद ग्रो करते हैं, वो फैक्ट्री में जाता है, शुगर केन को प्रोसेस करके फिर चीनी भी निकलता है उससे, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेसिंग अलग है, ग्रोइंग अलग है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने भी डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला खाली अगर शुगर केन ग्रो करके आप बेचते तो उससे जो इनकम होता, दैट पोर्शन इज एग्रीकल्चर इनकम, और प्रोसेसिंग वाला पोर्शन जो है, जहां आप शुगर केन को फैक्ट्री में डाल रहे हो, उससे चीनी बना के बेच रहे हो, वो वाला इनकम पूरा हम बिजनेस इनकम मानेंगे। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आपको चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन माइनस द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द शुगर केन, एकदम सिंपल। अब मार्केट, ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम। अब मार्केट वैल्यू के भाव पर वो फैक्ट्री में घुसा है, तो फैक्ट्री में जाने के बाद अब शुगर का जो इनकम होगा, बिजनेस इनकम, वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द शुगर माइनस द रॉ मटेरियल, market value of the sugar cane minus other processing expenses, so that income will be business income. इसको mentally तुम ऐसा सोच सकते हो जैसे सपोज ये फैक्ट्री है और ये फार्म है, यहाँ पे शुगर केन ग्रो हुआ और फिर भेजा गया यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा और बनेगा अपना शुगर। तो इधर जो इनकम क्रिएट हो रहा है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, और इधर जो इनकम क्रिएट हो रहा है दैट इज बिजनेस इनकम एंड टैक्सेबल, एंड दिस वन इज एग्जम्प्ट। इस तरह से डिवीजन है, ठीक है। तो शुगर केन फैक्ट्री में जा रहा है, उसको हमेशा हम लोग मानेंगे कि वो मार्केट वैल्यू पे जा रहा है, चाहे जाए वो कॉस्ट पर हमेशा क्या मानेंगे? मार्केट वैल्यू पे जा रहा है। तो अपने को चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो यहां तक जो इनकम है फार्म तक, मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन माइनस द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग शुगर, दैट्स आवर एग्री इनकम। और एक बार प्रोसेसिंग वाले पार्ट में चला जाए तब वहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, यहां पे एक्सपेंसेस भी लगे होंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर माइनस एक्सपेंसेस माइनस मार्केट वैल्यू शुगर केन, दैट गिव्स अस बिजनेस इनकम। इस तरह से निकालना है, ठीक है। इस पे एक सम्स भी है, खेत तक रहे एग्रीकल्चर इनकम, फैक्ट्री में घुस जाए बिजनेस इनकम।
You can see the two formulas over here. Okay. Next, अब जिस चीज़ की मैं निंदा कर रहा था एग्रीकल्चर इनकम के डिस्कशन के स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि एक तो इन्होंने बोल दिया एग्जेम्प्ट है, पर एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स देती है, और दूसरी बात है इवन इनकम टैक्स के अंदर भी उसका कैलकुलेशन इस तरह से होता है एग्जेम्पशन का कि उससे हम लोग अपना स्लैब का बेनिफिट खो बैठते हैं। ठीक है, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोलता है सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको इसका कैलकुलेशन इस तरह से करना पड़ेगा। आपको दो कंडीशंस पहले तो चेक करनी है कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, सेम इंडिविजुअल के पास दो तरह की इनकम, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 होते हैं। नॉर्मली जो लोग 60 साल के नीचे हैं उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है 2.5 लाख। ठीक है, जो लोग 60 या 60 से ऊपर है पर 80 के नीचे हैं, 60 to 80 के बीच में, दे आर नोन एज सीनियर सिटीजन, उनका होता है 3 लाख। और जो लोग 80 या 80 प्लस होते हैं उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है 5 लाख। ठीक है, तो जैसे आई एम 34, तो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। ठीक है, माई फादर इज 62, तो मेरे फादर का जो है उनका होगा सीनियर सिटीजन, तो उनका होगा कितना, 3 लाख। ठीक है, मेरी दादी, अगर दादी का इनकम होता तो दादी इज माई आई थिंक 90 समथिंग, तो शी इज इन 90, तो 80 प्लस हो गई, तो उनका शी इज सुपर सीनियर, उनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है 5 लाख का। ओके, अब ये लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, परंतु पहले हम लोग उसका जो टैक्स कैलकुलेशन है इतना बदतमीजी से करेंगे कि अल्टीमेटली आपको फील ही नहीं होगा कि आपको कुछ एग्जेम्पशन मिला। मतलब एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन आप उठाने गए और आपको जो स्लैब का बेनिफिट मिल रहा था ना, कैसे 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता है, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख के ऊपर 30%, तो जो आपको स्लैब का फायदा मिलता है शुरू के 2.5 लाख में और फिर 5% का, उड़ जाएगा। कैसे बता रहा हूं मैं, सिंपल समझते हो, स्टेप्स वगैरह सब लिखे वो ठीक है। अच्छा, पहली बात तो इन्होंने ये बोला कि देखिए ये बदतमीजी हम आपसे तभी करेंगे जब आप कमाते ज़्यादा हो। अगर आप बहुत कम कमाते हो तो आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे। यानी कि दे हैव गिवन अस अ बॉक्स ऑफ ट्विन कंडीशंस। दे हैव गिवन अस अ बॉक्स ऑफ ट्विन कंडीशंस फॉर बदतमीजी। फर्स्ट, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, और दूसरा आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आप जो भी कैटेगरी के हो, मैं एक बार 2.5 लाख मान रहा हूँ, तो आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। ये दो कंडीशंस है, एक्सीड्स। अगर ये दो कंडीशन है तो बदतमीजी होगी, वरना नहीं होगी, वरना होने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। आप खुद सोचो, अगर किसी का एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के नीचे है तो गवर्नमेंट बोलेगा फिर क्या कैलकुलेशन करना चाहो, ऐसी एग्जाम्प्ट है। अगर तुम्हारा जरा सा एग्रीकल्चर इनकम है 3,000 रुपया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को मेरा सारा इनकम तुम जानते हो कोचिंग से ही आता है, मतलब ये पीजीबीपी इनकम है। कल मैं ये करता हूँ कि अपने घर में अपने टेरेस पे जाके पौधे उगाना स्टार्ट कर देता हूँ वगैरह, और उसको फिर जाके मंडी में सुबह सुबह जाके बेचना चालू कर देता हूँ, और इससे मेरे को कुल इनकम साल की होती है 3,000 रुपये। ओके, या मैं फ्लावर्स वगैरह ग्रो करता हूँ, बेचता हूँ 3,000 रुपये, तो उस केस में गवर्नमेंट बोली फिर इतना कैलकुलेशन मत करो, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है, वो 3,000 डायरेक्ट एग्जेम्पशन। या फिर टेक अ रिवर्स केस कि कोई फार्मर है जिसका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो तो आपके 5,000 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्योंकि उसका मेन काम है, पर उसका नॉन एग्रीकल्चर इनकम एकदम ना के बराबर है। उसका एक फार्मर है, फार्मर का तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बहुत ना के बराबर होगा। अगर फार्मर ने बैंक में रुपया जमा कर रखा होगा तो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता होगा, दैट्स ऑल। तो उस केस में अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम फार्मर का 2.5 लाख के नीचे है तो बोला फिर तुम्हारे केस में भी ये सब हम लोग नहीं करेंगे। इस बदतमीजी का नाम है इंटीग्रेशन। इस बदतमीजी का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, बोला ये बदतमीजी उन लोगों के लिए जो ज़्यादा कमाते हैं। ज़्यादा कमाते हैं मतलब या तो जिनका एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 के ऊपर है या नॉन एग्रीकल्चर 2.5 लाख के ऊपर है उनके। जिनका ये दोनों ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं, उनका एकदम डायरेक्ट एग्जम्पशन, उनका डायरेक्ट एग्जम्पशन। क्लियर है ना? अब ये बदतमीजी कैसे होता है, इसमें कैसे करते हैं लोग? देखो अगर पहले आपको बोलते हैं कि फर्स्ट यू कैलकुलेट टैक्स ऑन ऑल योर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपना एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों जोड़ के टैक्स निकालूंगा तो मेरा तो स्लैब क्रॉस हो गया ना यार। मैं तो वो 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख का स्लैब क्रॉस हो जाएगा और मेरे को अपर रेट पे 20% 30% पे टैक्स देना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं अलग से काम करो, अलग से और एक टैक्स का फिगर निकाल लो।
जिसमें आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उस पर आप टैक्स निकाल लो, ठीक है, वो आप अलग से निकाल लो। अब फिर बोला जो आपने बड़ा टैक्स निकाला था ना माइनस ये जो छोटा वाला टैक्स है कर दो, दैट इज योर लायबिलिटी। इस पूरे कैलकुलेशन में अल्टीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, सुनने में तुमको अजीब सा लग रहा होगा, स्टेप्स पढ़ोगे मैथ्स लगाओगे, बॉस मैथ्स है ही नहीं, एकदम कॉमन सेंस बता रहा हूँ। होता ये है कि पहले एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के मेजर टैक्स कैलकुलेशन करवा देने से हमारे को जो स्लैब का बेनिफिट मिलता है ना, और लोअर रेट, मतलब स्लैब में क्या होता है शुरू में कम रेट होता है 5%, वो बेनिफिट खत्म हो जाता है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग आई एम टेलिंग यू। बाकी तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे ये अपने, ठीक है, अभी आ चुका है सम्स, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, विल डू फ्यू एग्जांपल्स जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा तुमको। ओके, मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट हैज फॉलोइंग इनकम्स, सैलरी, सैलरी इनकम इनकी है 2,80,000, लिखा हुआ है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब होता है कि सैलरी इनकम पूरा निकाला हुआ है, सैलरी इनकम में जो 50,000 का स्टैंड डिडक्शन होता है वो भी दिया हुआ है। फिर है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड 2.5 लाख, कंप्यूटर मतलब हाउस प्रॉपर्टी में भी जो 30% का स्टैंड डिडक्शन है और जो इंटरेस्ट लोन वगैरह वो सब माइनस हो चुका है। देन रोमन 3 और 4 को मिक्स किया करना। रोमन 3 एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर, जयपुर हिंदुस्तान में ही है तो ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है 4,80,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000, तो यानी आपका एग्रीकल्चर इनकम आएगा 4,80,000 माइनस 1,70,000, 3,10,000, दैट्स योर एग्रीकल्चर इनकम। और ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगी 280 प्लस 250, 530। अब आप ही सोचो अगर इन्होंने यहां बोल दिया होता इस आदमी की इनकम तो ज़्यादा आप देख रहे हो तो इसके साथ तो बदतमीजी होना ही है। इसका तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी 530 से 2.5 लाख के ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर है, तो इसके साथ तो इंटीग्रेशन हो गई। अब इंटीग्रेशन से इसको नुकसान होगा। अगर गवर्नमेंट ने बोला होता कि आपका एग्रीकल्चर इनकम ब्लैंकेट एग्जेम्प्ट है 3 लाख, तब तो पार्टी, ये जो 3,10,000 है इसको डायरेक्ट एग्जेम्प्ट करते और तुम बोलते सर टोटल इनकम 5,30,000 है और आप 5,30,000 पे टैक्स निकाल लीजिए। अरे 5,30,000 पे कुछ नहीं टैक्स आएगा, ना के बराबर आएगा। 5,30,000 में 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन, फिर 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक 12,500 आएगा 5% के हिसाब से, और फिर 30,000 के ऊपर 20% विच कम्स टू 6,000, तो 12,500 6 18,000 खत्म। इट वुड हैव बीन सो सिंपल, इतना ईजी होता, पर गवर्नमेंट ने बोला नहीं तुमको इतना फायदा नहीं मिलने वाला, पहले जोड़ो 5,30 और 3,10 को जोड़ो, आएगा कितना 5,30 8,40, 8,40,000 पे टैक्स निकालो। तो यार खुद सोचो अगर मैं जोड़ के टैक्स निकालूंगा 8,40 पे तो मेरे को तो सीधा मैक्सिमम मेरे को 20% के स्लैब पे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो मेरा तो टैक्स ऐसे ही बढ़ जाएगा। और फिर वो लोग बोलेंगे कि अब एक काम करो, आप एक छोटा टैक्स और निकालो, एग्रीकल्चर इनकम प्लस योर बेसिक एग्जाम्पशन 3,10 प्लस 2.5 लाख, उस पर आप अलग टैक्स निकालो, वो कुछ आएगा वो आप माइनस कर दो। अल्टीमेटली स्लैब का जो एडवांटेज मुझे मिल रहा था वो थोड़ा सा उड़ गया। लेट्स सॉल्व इट। बोला सॉल्व कीजिए, अज्यूमिंग ही इज 45 ईयर्स एंड ही 70 ईयर्स। मैं बता देता हूँ इसका क्या होता है। 45 ईयर्स वाले की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख। 70 साल मतलब 60 और 80 के बीच में तो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर नहीं है, सीनियर है, तो इनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है, और सुपर सीनियर की तो होती है 5 लाख। ठीक है, तो वो एक कैलकुलेशन में फर्क आएगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को 5,30,000 और 3,10,000 पे निकालना है। स्टेप नंबर 1, 5,30,000 नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस 3,10,000 एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के कितना आएगा 8,40,000। 8,40,000 पे आप टैक्स निकालोगे तो एकदम सिंपल बता रहा हूँ, 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 होता है 5% के हिसाब से, फिर 5 लाख से लेके 8,40,000 तक 3,40,000, 3,40,000 का 20% 68,000, तो 68,000 प्लस 12,500 80,500 आएगा। ऑब्वियसली ये मेरा प्रैक्टिस किया हुआ इसलिए आई एम लिटिल फास्टर। ये आया, बड़ा टैक्स निकल के आ गया एकदम 80,500, बिकॉज आप 8,40 ले लिए ना जोड़ के, तो यू हैव योर कैलकुलेशन इज हैज मूव टू द हायर एंड ऑफ द स्लैब 20% पे। स्टेप नंबर 2, बोला एक छोटा टैक्स निकालो, 3,10,000 एग्रीकल्चर इनकम प्लस योर बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख,
तो 3 10 प्लस 2.5 लाख 5 लाख 60,000, 5 लाख 60,000 पर टैक्स कमाएगा, 12,500 प्लस 60,000 जो है उसमें 20%, 12,000, 12 24,500, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशंस और डिटेल में हम लोग करेंगे, वो मैं अलग से क्लास उसका लूँगा, नेक्स्ट क्लास बाद में। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों टैक्स को माइनस कीजिए, 80,500 माइनस 24,500, तो इट कम्स टू 56,000। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी है 56,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो जोड़ के आएगा 58,240। अब ये देखो कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर इन्होंने 58,240 यू हैव टू पे एज टैक्स, ओके। अगर आप मान लो कि हम लोग को बोला होता कि एग्रीकल्चर इनकम डायरेक्ट एग्जम्प्ट है, कोई इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, तब 5,30,000 पे कितना कम टैक्स आता। 5,30,000 में बता रहा हूँ टैक्स कितना आता, 12,500 प्लस 30,000 का 20%, 6,000, 18,500 प्लस 4%, कैलकुलेटर देना। तो अगर सिर्फ 5,30,000 पे निकालते ना तो आता है 18,500 प्लस 4%। $19,240। अगर सिर्फ 5,30 पे निकालते तो 19,240 आता, लेकिन आ कितना रहा है देखो, 58,000। तो हुआ क्या इस पूरे प्रपंच से, इससे ये हुआ कि जो आपको स्लैब का बेनिफिट मिल रहा था ना, वो आपका पूरा स्लैब का बेनिफिट खा गए ये लोग। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। यू गॉट दैट पॉइंट। ज़्यादा स्टेप्स यूज करोगे चक्कर आएंगे, कोई फायदा नहीं है। कॉमन सेंस लगाओगे जल्दी होएगा। सीधा सोचो कि इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है कि स्लैब का जो फायदा है वो उड़ रहा है, हट रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट, अगर इस बंदे की ये उम्र होती 70 साल तो बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख लेके सॉल्व करते, और क्या। उस केस में स्टेप वन पे आप टैक्स निकालो, तो 5,30,000 नॉन एग्री प्लस 3,10,000 एग्री, जोड़ के कितना आ रहा है 8,40,000। 8,40,000 में 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, फिर 3 लाख से 5 लाख 2 लाख, उसमें 5% 10,000 प्लस 3,40,000 के ऊपर 20% 68,000, 68 प्लस 10 78,000। मैं फास्ट एक बार बस बोल के सुना रहा हूँ, थोड़ा फास्ट है। आई नो यू कैन नॉट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सो फास्ट कैलकुलेशन, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत इजी है भाई, एक बार मैं तुम लोगों को पूरा टैक्स कंपटीशंस वगैरह दिखा दूंगा ना ये सब, तब तुम भी ओरल करने लग जाओगे मेरी तरह। तो ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि क्या जादू कर रहा है, जादू कुछ नहीं है, आराम से तुम भी सॉल्व कर लोगे, मुंह जवानी सॉल्व होगा। फिर छोटा टैक्स निकालो, एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे, तो एग्रीकल्चर इनकम 3,10 है, एग्जेम्पशन 3 लाख है बिकॉज ये सीनियर सिटीजन है। तो 6,10 पे आप टैक्स निकाल लो, 6,10 पे वही 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है ये आदमी, फिर 10,000, फिर 1,10,000 का 20% प्लस 10,000 32,000, तो 78,000 माइनस 32,000 46,000 प्लस 4% सेस 47,840, तो इतना देना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम को हटा देते तो इस आदमी का बहुत कम आता टैक्स। ये हो रहा है इंटीग्रेशन का काम। तो एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, इंटीग्रेशन नाम की जो बदतमीजी है ये कब लगाई जाती है, जब आप ज़्यादा कमाते हो। ज़्यादा कमाते हो मतलब यू हैव गॉट 2 सोर्स ऑफ इनकम, एग्री एंड नॉन एग्री। एग्री से 5,000 के ऊपर कमाते हो और नॉन एग्री से एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा कमाते हो, तब ये लगता है। अगर कोई पर्सन का मेन इनकम ही एग्री इनकम है, फार्मर, और नॉन एग्री इनकम ना के बराबर है, 2.5 लाख के नीचे है, तब तो उसको करना ही नहीं इंटीग्रेशन। या वाइस वर्सा, कोई पर्सन जिसका मेजॉरिटी इनकम नॉन एग्री है और जरा सा एग्रीकल्चर इनकम कमाता है साल में 5,000 से भी कम, तो उधर भी इंटीग्रेशन नहीं करना, उधर डायरेक्ट उड़ा देना एग्जामिशन। अब एक शुगर के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुगर था ना, वो शुगर एंड शुगर केन फैक्ट्री बनाया था। ये देखो, खेती तक जो भी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, फार्म तक, फैक्ट्री के अंदर जो इनकम, दैट्स बिजनेस इनकम। तो लेट्स सॉल्व दिस। ये बंदा शुगर केन ग्रो करता है एंड यूजेस इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। ये शुगर केन जो ग्रो करता है ना, उसमें से 30% ये सीधा बेच देता है बाजार में, 30% ये मार्केट में सेल कर देता है, शुगर केन ही। तो अगर शुगर केन ग्रो किया और सीधा जाके बाजार में बेच दिया तो वो तो एग्री इनकम है। और 70% शुगर केन जो है उसको फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करके शुगर बना के बेचता है, तो उसमें दोनों इनकम आ जाएगा, उसमें एग्री इनकम भी रहेगा और उसमें बिजनेस इनकम भी रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। 30% शुगर केन, ये सबसे पहला वाला पोर्शन है जो शुगर केन बेचता है,
30% शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख, तो मार्केट वैल्यू कितना 10 लाख, उसको ग्रो करने का कॉस्ट कितना है 5 लाख, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी आएगी इसकी 5 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख। शुगर केन ग्रो किया 5 लाख में, 30% को ग्रो करने का 5 लाख और बेचने का 10 लाख, तो 10 माइनस 5 5 लाख। लेकिन बैलेंस शुगर केन जो है, बैलेंस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग बैलेंस शुगर केन इस 14 लाख, बाकी का शुगर केन जो ग्रो किया 70% 14 लाख लगाए कॉस्ट, उसका मार्केट वैल्यू है 22 लाख, उस पर 1.5 लाख का एक्सपेंस इनकर किया और 25 लाख का चीनी बना के बाजार में बेचा है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो 70% शुगर केन आपने ग्रो करके प्रोसेस किया है, उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख मेरे किसी काम का नहीं है। जो 70% शुगर केन आपने ग्रो करके फैक्ट्री में छोड़ा है, उसका कॉस्ट मेरे काम का नहीं है, जानबूझ के दिया तुमको भगाने के लिए। उसका मेरे लिए काम का कौन सा है, ये 22 लाख वाला पोर्शन, ये मेरे काम का है, ठीक है। ये 14 लाख वाला जो पोर्शन तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे खाली काम आएगा टू गेट द एग्री इनकम। 2 पार्ट में इनकम होगी अब तो इसकी, कुछ एग्री इनकम एंड कुछ बिजनेस इनकम। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू अ डायग्राम, उससे बेटर समझ में आता है। 70% शुगर केन जिसका अल्टीमेटली इन्होंने प्रोसेस करके शुगर बनाया, उसका फैक्ट्री में कॉस्ट, ये फार्म के अंदर कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग लगाए 14 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है 22 लाख, उस पे एक्सपेंस आपने कुछ इनकर किए हैं 1.5 लाख, और उसको सेल किया है ऑफ शुगर एज 25 लाख, ठीक है। अब आप देखो किस तरह से ये डिवाइड हो रहा है। यहां से यहां तक जो इनकम है फार्म तक, दैट्स एग्रीकल्चर इनकम, और यहां से यहां मार्केट वैल्यू से लेके सेल ऑफ शुगर तक जो इनकम है, दैट इज बिजनेस इनकम। तो 2 पार्ट में कैलकुलेट होगा। मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था कि 14 लाख का कोई यूज नहीं है, उसका यूज है बिकॉज हमको एग्रीकल्चर इनकम भी तो निकालना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, तो बाय मिस्टेक बोल दिया था, उसका यूज नहीं, यूज उसका भी है, सॉरी। तो फार्म तक कॉस्ट कितना, उगाने का 14 लाख और मार्केट वैल्यू 22 लाख है, तो 22 माइनस 14 8 लाख, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। और फैक्ट्री में इनकम कितना है, शुगर आपने बेची कितने में 25 लाख, आपका सबसे मेन खर्चा क्या है, द शुगर केन जिसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख है, वो आपको लेस करनी है, बिकॉज एग्री इनकम तो आपने अलग कर दिया, तो यहां कॉस्ट नहीं, यहां मार्केट वैल्यू लेस होगा, माइनस अदर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आपका बिजनेस इनकम हो गया। और जो 30% शुगर केन बेचा गया था, उसके केस में तो एकदम सिंपल है, 5 लाख निकाल चुके हम लोग। 30% शुगर केन सोल्ड, उसमें 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है 13 लाख और आपकी बिजनेस इनकम आती है 1.5 लाख। ये रहा पूरा सॉल्व है, देख सकते हो, ठीक है। सो ये था पूरा एग्रीकल्चरल इनकम पे डिस्कशन, है ना। तो आई होप एग्रीकल्चर इनकम के बारे में खासतौर पे शुरू वाले पोर्शन में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्चुअल जानने को मिला हो, कैलकुलेशंस वगैरह पे हमने बात किया। तो एक बार हल्का सा ब्रशअप कर देता हूँ। एग्रीकल्चर इनकम 2 तरह से है, फार्मर का भी और लैंड ओनर का भी, अगर वो रेंट पे दे रहा है तो। एग्रीकल्चर इनकम कैश काइंड दोनों में हो सकता है। एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, सर, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड फॉर यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस और एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, और इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फार्म हाउस और लैंड एडजेसेंट टू द एग्रीकल्चर लैंड। सीड्स और सैपलिंग्स जो नर्सरी में ग्रो होते हैं, उससे होने वाला इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। देन एक्सप्लेनेशन व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। कैश क्रॉप्स के केस में हम लोगों को एक फिक्स रेशियो दिया गया है, रबड़ 65-35, कॉफ़ी में 2 है, 75 या 60। अगर खाली ग्रो एंड क्योर है तो 75, ग्रो क्योर रोस्ट ग्राउंड तो ये 60 में चला जाएगा, ठीक है। और टी के केस में 60 है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ तुमको, कई स्टूडेंट को ये रेशियो याद करने में दिक्कत होगा, एक काम करना, खाली ये वाला याद करना, वो बैठ के तुम 100 माइनस करके सॉल्व कर सकते हो अदर पोर्शन। तुम ये सोचो, द मेजर प्रपोर्शन इज एग्रीकल्चर इनकम, तो देर आर 3 परसेंटेजेस दैट दे हैव यूज्ड, 60, 65, 70, 60, 65, 75। 60 कब यूज हो रहा है, टी या फिर
कॉफ़ी जिसमें बहुत प्रोसेसिंग है, 65 कहाँ यूज़ हो रहा है, रबर, और 75 कहाँ, कॉफ़ी जो सिर्फ ग्रो किया गया है, ग्रो एंड क्योर। तो इसको याद करोगे, बैलेंस तो निकाल लोगे। कॉम्पोजिट बिजनेसेस है, शुगर और शुगर केन जैसा भी दिखाया, तो उस तरह सॉल्व होगा कि फार्म तक जो इनकम एग्रीकल्चर, फैक्ट्री में जो इनकम है बिजनेस इनकम। इंटीग्रेशन कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन करके होगा। वो लोग एग्जाम में यही देना पसंद करेंगे कि बंदे की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 ज़्यादा और नॉन एग्रीकल्चर बेसिक एग्जामेशन ज़्यादा कर देंगे और आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सो दैट वाज एग्रीकल्चर इनकम।